हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ बायोलॉजी का एक क्विक रिवीजन, जिसमें सारे चैप्टर्स मैंने कवर करे हैं और सारे चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी एंड कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैंने लिस्ट शेयर करी है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक की डिटेल वीडियो देखनी है तो उस सभी वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज आप कोई भी कमेंट अभी करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं रिविजन्स। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस में अगर आपसे पूछता है कि फीचर्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, तो दे आर ग्रोथ, रिपेयर, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, राइट। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। प्लांट न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जहां पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और वहां पे सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज के कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो होते हैं वो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स, जिनको बोला जाता है स्टार्च, राइट। और इसके बाद एटीपी प्रोडक्शंस में ये हेल्प करते हैं, यानी कि एनर्जी करेंसीज को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन एंड रिडक्शन, यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं, 3 स्टेप्स हैं। इसके अलावा अगर इंपॉर्टेंट सॉइल न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में होगा, उनके इनऑर्गेनिक फॉर्म्स होते हैं नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में। इसके अलावा फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एनिमल न्यूट्रिशन की बात करें तो दे आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, राइट। जैसे कि हमने देखा था ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो हेटरोट्रॉप्स के अंदर जो भी कंज्यूमर्स है वो आते हैं। तो पैरासिटिक एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कस्केटा, अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म होते हैं। सैप्रोफिटिक्स होते हैं जो कि डिकेड ऑर्गेनिजम्स में फीड करते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। एंड होलोजोइक एग्जांपल्स में अगर हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स आते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम इंजेशन, देन फॉलोड बाय डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में इजेशन। इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, राइट। पेप्सिन होते हैं, ट्रिप्सिन होते हैं, लाइपेज। तो ये एंजाइम बेसिकली कर रहे हैं, ये डिफरेंट एंजाइम्स है जो कि हेल्प कर रहे हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म, ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके और एनर्जी प्रोडक्शन में रोल प्ले कर सके, ताकि हम जो हमारे फंक्शंस है, बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी बॉडी में, उनमें रोल प्ले कर सकें। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूसेस की अगर हम बात करें तो दे मेक एसिडिक मीडियम एल्कलाइन, राइट। उसके बाद फैट ग्लोब्यूल्स प्लस बाइल सॉल्ट्स मिल के क्या करते हैं, ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, लार्ज फैट्स। और ये होता किसके मदद से है, इट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेज। स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है वो लॉन्गर होती है इन हर्बीवोर्स, बिकॉज यहाँ पे सेल वॉल कॉम्पोजिशंस होते हैं जिनमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, उसका ब्रेकडाउन होना जरूरी है। एंड कंपेयर टू कार्निवोर एनिमल्स, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर नहीं होते इतने एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है इट मूव्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। सी, जो हमारा 80 टू 90% ऑफ डाइजेशन प्रोसेस होता है वो, यानी कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स फूड के ब्रेकडाउन हो रहे हैं, वो ज्यादातर प्रोसेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कवर हो जाता है और वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए भेज देता है और एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। और लार्ज इंटेस्टाइन्स में ही जो फाइनल जो भी अनएब्जॉर्ब मटेरियल होते हैं उसको फर्दर पास कर देता है फॉर द प्रोसेस इजेशन। इसके बाद यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं उसके अंदर विली होता है। विली क्या करता है, ये इंक्रीज करते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और हेल्प करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड सप्लाई इट फॉर एनर्जी इन बॉडी थ्रू ब्लड स्ट्रीम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस के अंदर बात करेंगे रेस्पिरेशन की। तो रेस्पिरेशन में 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ग्लूकोज हमने देखा था फॉर्म हुआ था, या स्टार्च हमने देखा जो कि फॉर्म हुआ था इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वहां पर जो फोटोसिंथेसिस बना, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ग्लूकोज बना, अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और फर्दर एटीपीज प्रोड्यूस होंगे। तो ये अगर प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, राइट, तो हम उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में
जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हमेशा CO2 एंड अल्कोहल्स फॉर्म होते हैं। वेयर एज एनर्जी करेंसीज की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी करेंसी यानी कि एटीपी प्रोडक्शन जो होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल्स ईस्ट होता है जहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड्स फॉर्मेशन होता है इन ह्यूमंस, राइट, जो कि मसल्स के अंदर है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें या एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है वो पायरुविक एसिड्स में तो ब्रेक होगा ही होगा, यानी कि जो ग्लूकोज है वो हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ये किसके थ्रू होता है? ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजन वी नो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशंस मूवमेंट होती है। इन प्लांट्स की अगर हम बात करें जो एट नाइट नो फोटोसिंथेसिस एंड जो CO2 है उसका एलिमिनेशन जो है वो ज्यादा रहेगा नाइट टाइम में। अगर डे की बात करें तो डे टाइम में ही, क्योंकि जब सनलाइट प्रेजेंट होगी उसी समय क्लोरोफिल्स जो है वो एक्टिव रहेंगे और वो लाइट सोर्सेज को कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट, यूज कर पाएंगे। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस अकर्स और CO2 एलिमिनेशन जो होता है वो लो होता है एंड O2 रिलीज इज हाई, बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वहां पर CO2 का इंपॉर्टेंस है एंड रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वहां पे ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस है, राइट। तो ये डिफरेंस याद रखना कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के केस में CO2 इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और CO2 जो है वो एक्सेल होगी, राइट। इसके बाद ब्रीथिंग रेट की अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर तो वहां पे जो उनका ब्रीथिंग रेट होता है वो फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, बिकॉज जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो कंपैरेटिवली लोअर होती है देन द एटमॉस्फेरिक एयर, राइट। उसके बाद ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स की बात करें तो यहाँ पे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होते हैं एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो है वो हीमोग्लोबिन है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं इन बाइंडिंग ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के जो मेजर सोर्सेज होते हैं किसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, हमने ये पढ़ा था कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि हमारे RBCs, राइट, वो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ऑक्सीजन के। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन दे आर हाईली एफिशिएंट इन बाइंडिंग ऑक्सीजन। कहाँ पे? इन RBCs। और CO2 जो होता है वो सॉल्युबल होता है इन वाटर, ट्रांसपोर्टेड एज डिजॉल्व्ड फॉर्म इन आवर बॉडी, ठीक है। अब एक चीज और, रेस्पिरेशन और अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो ये दोनों डिफरेंट चीज है। कैसे डिफरेंट है? रेस्पिरेशन जो है ये केमिकल प्रोसेस है, राइट, जहाँ पे ब्रेक डाउन प्रोसेस हो रहा है, जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहे हैं, पायरुविक एसिड से फर्दर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस आता है रेस्पिरेशन के अंदर। और ब्रीदिंग जो है वो एक मैकेनिज्म है जिसमें इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होते हैं ऑफ एयर, राइट, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो हार्ट चैम्बर्स यहाँ पे होते हैं। फिशेस की बात करें तो यहाँ पे 2 चैम्बर्स हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे 3 चैम्बर्स हैं। एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल जो कि एक्सेप्शन है अंडर रेप्टाइल, यहाँ पे 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम मेनली बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन हार्ट की, तो यहाँ पे 4 चैम्बर्ड होते हैं। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है इसके बीच में जो वैल्व है वो होती है ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे अगर हम लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो इनमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इनके बीच में जो वैल्व है इट इज बाइकस्पिड वैल्व। इसके बाद वीना केवा, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेयर एज एओर्टा, पल्मोनरी वेन्स ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में हमने देख लिया, ह्यूमंस में देखा, लेकिन अब प्लांट्स में भी ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो प्लांट्स में है वो जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज के थ्रू होते हैं। अगर जाइलम टिश्यूज के थ्रू हो रहे हैं यानी कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसलोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है किसका? विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यूज, फूड का। और जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होता है, वेयर एज जब हम मूवमेंट ऑफ वाटर करेंगे
या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर की बात करेंगे थ्रू जाइलम, तो ये एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन की फंक्शनल यूनिट जो होती है दे आर किडनी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सक्रेशन की, तो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स होती हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन किसका होता है, बॉडी वेस्ट का, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। और नाइट्रोजनस वेस्ट किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, या यूरिक एसिड के फॉर्म में। साथ ही साथ जो ये यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। वन इज फिल्टरेशन, देन इट इज रीअब्जॉर्प्शन, एंड देन इट इज सिक्रीशन। और हमेशा याद रखना, जब भी एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, राइट। हम लैंड पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो इस तरीके से होगा कि आयनिक बैलेंस भी रहे और वाटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर सके बॉडी, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हम आ गए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर अगर हम नर्वस सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा मोटर एंड इफरेंट, सीएनएस टू मसल्स एंड ग्लैंड्स होती हैं, और एफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स, सेंसरी ऑर्गन टू सीएनएस होते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होते हैं ये कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स को। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज को कंट्रोल करते हैं, जो कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, तो यहाँ पे स्टिमुलस जो है वो रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स, देन थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स दे मूव टू द स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से मोटर न्यूरॉन्स पे जाके इफेक्टर सेल्स को देके वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। और जो रिस्पॉन्स है इज मोर क्विक एंड एफिशिएंट, द आर्क इज फॉर्म्ड इन स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। इसके बाद the network of nerve cells or neuron help in generating impulses and response to stimulus, right। इसके अलावा हम ह्यूमन ब्रेन की अगर बात करें तो ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसके अलावा जो फोर ब्रेन है वो हमारा मेन थिंकिंग पार्ट होता है, जहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम जो कि कंट्रोल करते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, डाइंसेफेलॉन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। मिड ब्रेन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कंट्रोल करते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को, जो कि मसल्स के मूवमेंट है। और हिंड ब्रेन के अंदर आता है हमारा मेडुला कंट्रोल्स, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को ही कंट्रोल करेगा ये भी, और ये कंट्रोल करते हैं ब्लड प्रेशर, सलाइवेशंस, वॉमिटिंग को, राइट। इसके बाद जो सेरिब्रम है ये कंट्रोल करता है मूवमेंट सच एज वॉकिंग, राइडिंग, पॉस्चर, बैलेंस ऑफ बॉडी को। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, जो मिड ब्रेन है अलोंग विद पॉन्स एंड मेडुला ये फॉर्म करते हैं ब्रेन स्टेम को, और जो क्रेनियम होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को, एंड ये फॉर्म करता है ब्रेन बॉक्स, राइट। जो हमारा स्कल है जो कि क्रेनियम टिश्यूज का बनता है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है बिकॉज ये बहुत ज्यादा डेंस होती हैं, और इनके अंदर ही फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमें प्रिवेंट करता है फ्रॉम शॉक्स, राइट। इसके अलावा हॉर्मोन्स की अगर हम बात करें तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं उनके बारे में, राइट। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी मेजर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, किडनी एंड गोनाड्स। इसके अलावा एक्सोक्राइन डक्ट ग्लैंड्स जो होती हैं ये होती हैं मैमरी ग्लैंड्स, लाइवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स। कुछ ग्लैंड्स ऐसी भी होती हैं जो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती हैं, दे आर पैनक्रियाज, राइट। अब यहाँ पे हम डिसऑर्डर्स कैसे अकर हो सकते हैं अगर जो हार्मोन्स हैं इनका अंडर या ओवर सिक्रीशन हो रहा है, इन पे अगर हम बात करें तो हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम ग्लैंड्स प्ले एन एक्टिव रोल टू कीप बॉडी इंटरनल कंपोजिशन इन अ स्टैंडर्ड वैल्यू
The feedback mechanism have a key impact over regulation of hormone as per requirement to maintain homeostasis. जब भी हम होम्योस्टैसिस की बात करते हैं तो होम्योस्टैसिस में हमारे थर्मो रेगुलेशंस आ जाते हैं, ऑस्मो रेगुलेशंस आ जाते हैं, राइट? या हम बात करें जब यूरिन फॉर्मेशंस होते हैं तो वो हमारे ऑस्मो रेगुलेशंस के अंदर ही आए, राइट? सिमिलरली जैसे हम ब्लड शुगर लेवल की बात करें तो इन सारी चीजों का जो सेक्रीशन प्रोसेस होगा, जो हार्मोन सिग्नल करेगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, और जब रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो वो सिग्नल्स को सप्रेस कर देगा, राइट? तो होम्योस्टैसिस बेसिकली एक स्टैंडर्ड कंडीशंस को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट्स की कोऑर्डिनेशंस की, जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ग्रोथ मूवमेंट इज स्लोअर, राइट? तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ग्रोथ जो मूवमेंट है वो स्लोअर होता है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें, फोटोट्रॉपिज्म जैसे कि जो एरियल पार्ट ऑफ प्लांट है यानी कि शूट पार्ट है, वो शूट पार्ट पॉजिटिव नेचर शो करेगा टुवर्ड्स द सनलाइट, एंड जो रूट पार्ट होगा वो नेगेटिव इंपैक्ट शो करेगा, नेगेटिव एक्टिविटी शो करेगा टुवर्ड्स सनलाइट। तो फोटोट्रिपियोज्म की नेचर के अंदर जो शूट पार्ट है वो बेंड करेगा टुवर्ड्स द लाइट, और जो रूट पार्ट है वो बेंड करेगा अवे द लाइट, ठीक है, अगेंस्ट द लाइट हम कह सकते हैं। जियोट्रॉपिज्म की अगर बात करें तो जियोट्रॉपिज्म में यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे जो रूट सिस्टम है, राइट, वो पॉजिटिव नेचर शो करेगा, एंड जो शूट पार्ट है वो एक नेगेटिव नेचर शो करेगा। इसके अलावा थिग्मोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं, की रिस्पॉन्सेज होते हैं ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है नेस्टिंग मूवमेंट, द रिस्पॉन्स इज नॉट डायरेक्शनल ड्यू टू टर्गर चेंज। नेस्टिक मूवमेंट्स, ये सारे मूवमेंट्स होते हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं ड्यू टू टर्गर चेंजेस। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशंस की, तो यहाँ पे डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं जिनके स्पेसिफिक रोल हैं। हालांकि जो ये हार्मोन्स होते हैं, कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो इनमें कॉमन है, लेकिन इनके स्पेसिफिक रोल भी होते हैं, वो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस करें। जैसे कि ऑक्सिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लांट प्रोलिफेरेशन का रोल है। जिब्रेलिन की अगर बात करें तो ये डिले करता है सेनेसेंस को एंड प्रमोट करता है इलॉन्गेशंस को। साइटोकाइनिन जो है ये प्रमोट करता है रैपिड सेल डिविजन्स को। इथाइलिन रोल प्ले करेगा फूड राइपनिंग में, एंड एब्सिसिक एसिड जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं सीड डॉर्मेंसी पीरियड को। जैसे कि कोई अनफेवरेबल कंडीशन या क्लाइमेटिक कंडीशंस आती है तो वहां पे एब्सिसिक एसिड जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हम आ गए हैं, इट इज रिप्रोडक्शन, और यहाँ पे इसके साथ जो हम डिस्कस करेंगे अगले दो टॉपिक, दोज आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो तरीके के रिप्रोडक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करेंगे वो सिंगल इंडिविजुअल्स के ही डॉटर सेल्स फॉर्म करेंगे, और यहाँ पे आइडेंटिकल कॉपीज ही बनाते हैं, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ही बनाते हैं। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक और टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, किसी भी सेलेक्टेड प्लांट पार्ट ऑफ प्लांट को हम लेके वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस कर सकते हैं, और ये हम लैब्स में भी कर सकते हैं, और हम उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर्स। स्पोर फॉर्मेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंजाई है, राइजोपर्स हैं, ब्रेड मोल्ड्स हैं। और मेनली अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर बात कर रहे हैं आइडेंटिकल डॉटर सेल्स फॉर्मेशंस की, तो यहाँ पे एसेक्सुअल मोड्स भी डिफरेंट होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन जहाँ पे अमीबा, लिशमानिया एंड मल्टीपल फिजन जैसी प्रोसेस होती हैं इन प्लाज्मोडियम। बडिंग की अगर बात करेंगे तो ईस्ट एंड हाइड्रा, फ्रेगमेंटेशंस में आपके स्पायरोगेरा, रीजनरेशंस में हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। नेक्स्ट अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं, क्रोमोसोम्स नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं, एंड हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कमिंग फ्रॉम मेल पेरेंट एंड अदर हाफ कमिंग फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स, इसीलिए वेरिएशंस होते हैं जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशंस होते हैं, राइट? तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शंस की बात होगी। अगर प्लांट में हम रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सिमिलरली यहाँ पे भी मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ऑफ प्लांट का, और रिप्रोडक्टिव पार्ट जो प्लांट में होते हैं दैट इज फ्लावर, राइट? तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एंथर्स एंड फिलामेंट्स होते हैं दैट कंस्टिट्यूट पॉलन ग्रेन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है, एंड विद इन ओवरी देयर इज अ ओव्यूल जहाँ पे एग सेल्स होते हैं,
और पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू जो है ये पॉलिनेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाते हैं। अब यहाँ पे एबैटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, बैटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जो रोल प्ले करते हैं इन पॉलिनेशन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, अब ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमारे टेस्टिस होते हैं, गैमेट सेल्स आर प्रोड्यूस्ड हैविंग 23 क्रोमोसोम, जैसे मैंने आपको बताया। जो स्क्रोटम होता है हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, और जो स्क्रोटम होता है इसका टेम्परेचर हमारे जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री लेस होता है। Prostate and seminal vesicles provide nourishment to the formed sperm, right? जो हमारे गैमेट फॉर्मेशंस होते हैं उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सेमिनल वेसिकल्स सेक्रीशंस करती हैं सेमेन का, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद हार्मोन सेक्रीशंस, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन्स हैं, पैसेज इसका थ्रू यूरेथ्रा ही है। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन सेक्रीशंस यहाँ पे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ह्यूमन कोरियोनोजेनिक। ह्यूमन सिक्रीशंस की अगर बात करें तो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोफिन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के थ्रू सिक्रीट करेंगे। और यहाँ पे कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिनको हम प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, जैसे कि HCG हार्मोन जो कि है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरॉन्स जो होते हैं ये भी सिक्रीशंस जो है वो इंक्रीज कर जाता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं ये कैरी करते हैं ओवरीज को, और जो स्पर्म हो वो थ्रू वेजाइना ट्रेवल करके यहीं पे ही आता है। जो जंक्शन होता है जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है वो यही साइट होती है। द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल्स एंड ओवा लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन दैट फर्दर इवॉल्व एज एम्ब्रियो बाय द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, और इम्प्लांटेशन होता है कहाँ पे, एट द यूट्रस, लाइनिंग ऑफ यूट्रस पे, वेयर इट डेवलप्स इनटू द फीटस। इसके बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, और प्लेसेंटा जो है ये हेल्प करेगी इन द नरिशमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एंड जो फॉर्म्ड एक्सेल है, इफ डज नॉट अंडरगो फॉर फर्टिलाइजेशन। फॉर्म्ड एक्सेल का मतलब ये है जो कि जो मैच्योर एक्सेल होगा, राइट, अगर वो फ्यूज नहीं कर रहा है विद द स्पर्म, यानी कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो रप्चर कर जाएगा एंड दैट लीड्स टू द मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें, टू प्रिवेंट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, HIV, एड्स, सिफिल्स, गोनोरिया, condoms, copper T cells, these are the precautions that are required to be taken to avoid these STDs, right? And there are surgical method जैसे कि vasectomy and tubectomy। नेक्स्ट चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इट इज हेरिडिटी, और ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो हेरिडिटी में वेरिएशन अकर होते हैं ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA, और DNA की ही यूनिट होती है जीन्स। इसके बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने पी प्लांट को, जिसको पायसम सटाइवम भी कहते हैं, और यहाँ पे इन्होंने देखे थे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स के फॉर्म में थे, जो कि हम एक प्योर गैमेट्स की जब बात करते हैं, राइट, यानी कि होमोजाइगोसिटी की बात करते हैं जब। इसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने जो दिया था उसमें यह था कि फिनोटाइप जो है वो फिजिकल अपीयरेंस होती है ऑफ ट्रेट्स, एंड जीनोटाइप्स जो है वो जीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताता है। तो वो होमोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव भी हो सकता है, और हेट्रोजाइगस जो है वो डोमिनेंट होता है, राइट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा ये कहता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ऑलवेज रिप्रेसेस द रिसेसिव ट्रेट, बट in the genotype constituents the recessive traits are also, or the recessive allele that carries those traits are also present। उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की अगर हम बात करें तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, बिकॉज यहाँ पे जब भी सेग्रीगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्योरिटी ऑफ गैमीट्स आ जाते हैं, यानी कि whenever the gametes are formed it is independent that gametes will fuse with the other gamete। इसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंगल ट्रेट्स की हम बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड मीन सिंगल ट्रेट्स को लेके फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल एक ट्रेट ले रहे हैं और उसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले रहे हैं, हाइट, राइट। डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमेशा 2 ट्रेट्स की बात करते हैं, एंड
ये ट्रेड्स जो भी हम बात कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल्स की, ये प्रेजेंट कहाँ है? तो ये बेसिकली हम एक सीक्वेंस अगर फॉलो करें तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, within nucleus there are chromosomes, and within those chromosomes there are DNA segments. Those DNA segments have a unit called genes, and those genes have alleles where the actual traits are positioned. Humans की बात करें तो 46 chromosomes होते हैं, right? जो कि 22 chromosomes are common in both male and female, and 23rd chromosomes are known as allosomes. Allosomes कहते हैं हम उसको, और allosomes ही जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशंस या एक्स लिंक्ड हार्मोन्स होते हैं या एक्स हार्मोन्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो एलोसोम्स जो होते हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, और इट कैन बी एक्स क्रॉसिंग विद द फीमेल एक्स, राइट? इसको और क्लियरली अगर समझें तो अगर हम ह्यूमंस की बात करें 46 क्रोमोसोम्स हैं, 22 chromosomes are autosomes. That means the chromosomes 1 to 22 are common in both male and female. The 23rd chromosome are the sex chromosome, and the sex chromosome in male are XY, and in female they are XX, right? So whenever X fuses with the Y chromosome of male, then the male child is formed, right? If the X chromosome of a female and the X chromosome of male get crossed, they form girl child, right? They produce girl child. So it is not dependent on female, or they are not responsible for the male child, because for the male child the chromosome Y is present within the male, and that's how we are able to do the sex determination. So the cross XY and XX will show that there are 50-50% chances for both male and female offspring, right? Male are responsible for giving birth to a male child that carries XY chromosome, and male progeny for male progeny, right? And XX are for female progeny. So next chapter is our environment, right? So here we are going to discuss about the major components of environment, that they are formed by the two major factors, biotic and abiotic components. When we are talking about biotic components, तो यहाँ पे producers, consumers and decomposers आ जाते हैं. Abiotic components की बात करें तो water, soil, air, sunlight, temperature, ये सारे के सारे abiotic components हैं. ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म, राइट? जैसे मैंने बताया था आपको, ग्लूकोज से स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है. अगर हम इकोसिस्टम्स की फूड चेन्स की बात करें तो ये एक रिलेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का फॉर डिपेंडेंसी ऑफ फूड and their survival. It also controls the population of organism in order to maintain a sustainable development of organisms. Naturally, the more complex version of food chain is food web, right? फूड वेब क्या है? वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है, बिकॉज फूड वेब ये दिखाता है कि पर्टिकुलर किसी एक ग्रुप ऑफ कंज्यूमर पे एक, फॉर एग्जांपल देयर इज अ ग्रुप ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट? एंड उस पर्टिकुलर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिफरेंट सेकेंडरी ग्रुप्स हैं या टर्शरी ग्रुप्स के भी कंज्यूमर्स हैं जो कि डिपेंड कर सकते हैं. तो एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन जो है वो ये बताती है कि जो फूड चेन एक सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स फूड चेन है जो हाउ ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर अर्थ. इसके बाद 1 to 2% ऑफ सनलाइट ही रिक्वायर होती है टू प्रिपेयर फूड बाय प्लांट्स, और यहाँ पे 10% लॉ लिटमैन ने दिया था, जो कि ये बताता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाने पे हमेशा 10% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, right? 10% law of energy transferred at each level in food chain, that is energy present at producer level will transfer to next level with 10% loss, right? So here is the example. You can see that there are kilojoules of energy present at a producer level. In primary consumer it will transfer with 10% loss, right? And so on. And this pyramid of energy flow is in the direction of upright. Here it is mentioned the flow of energy is unidirectional, that is it is irreversible. Biological magnification, it is the usage of chemicals and pesticides in agriculture land areas to increase the yield of crop, help in reducing pest, but the accumulation of chemically synthesized
pest increases with the consumption, and organism at the top level of food chain have great accumulation or concentration, right? तो ये बायोमैग्निफिकेशन जो ये है बताता है कि जो एक ग्राउंड लेवल पे, फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे जहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शंस हो रहे हैं, उस लेवल पे, उस क्रॉप प्रोडक्शंस के लेवल पे जब हम पेस्टिसाइड का यूज कर रहे हैं, तो उन पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट उन प्रोड्यूसर्स पे कम होगा, और जो उसे कंज्यूम करेंगे एट द हायर लेवल और द टॉप लेवल, उनमें ज्यादा होगा, राइट? So biomagnification is the accumulation of chemicals that are used as a pest. For example, DDT, dichloro diphenyl trichloroethane, right? Anthropogenic activities impact ओजोन डिप्लीशन को इम्पैक्ट करता है. UNEP फर्ज टू फ्रीज CFC प्रोडक्शंस मेक सस्टेनेबल एंड वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज, राइट? तो यहाँ पे ये कुछ प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंशंस की बात करता है टू कंट्रोल आवर इन्वायरमेंट. तो यहाँ से आपकी एक्टिविटी बेस्ड सोल्यूशन स्टार्ट होते हैं, और ये चैप्टर वाइज मैंने आपको सोल्यूशंस दिए. आप पॉज करके ये सारे सोल्यूशंस देख सकते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइफ प्रोसेस चैप्टर के हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पे हैं, हेरिडिटी, और ये लास्ट में ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट दी है. और ये सारा का सारा जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड करा है इन क्विक रिवीजन सीरीज, यहाँ पर ये जो भी आपके प्रीवियस ईयर में चीजें पूछी गई थी उसके बेसिस पे है. तो आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा है, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो. आई एम हियर टू आंसर. तो पेपर बहुत अच्छे से करिएगा. ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आपसे नए सेशन में. टिल देन टेक केयर.